Hello friends, in another new class of world history from class 10th under a topic of rise of nationalism in Europe, we will do the subtopic of nationalism and imperialism जिसका हमने पहले ही एक ओवरव्यू देख लिया है। अब हम डिटेल में समझेंगे और ये आपकी लास्ट क्लास होने वाली है इस चैप्टर से, ठीक है। इसमें इसके बाद जो चैप्टर में रह गए बॉक्सेस थे जिनको मैंने कोशिश की थी उसमें जो कीवर्ड्स थे वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता चला हूं, बट स्टिल हम एक बार जितने भी बॉक्सेस हैं वो रह गए थे वो देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हमको कुछ शब्द यहां पर ध्यान रखना है। एक शब्द है नेशनलिज्म, जिसका मतलब अब मैं नहीं बताने वाला हूं क्योंकि मैंने बहुत बार बताया है, ठीक है। और एक शब्द आता है इंपीरियलिज्म, ठीक। नेशनलिज्म चलो ठीक है, बात कर लेते हैं। नेशनलिज्म फिर से वही चीज है कि नेशन स्टेट बनाने के लिए, है ना, एक नेशन स्टेट की क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक वी की फीलिंग होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो भी नेशनलिज्म में हमने बताया था वो अपना एक बार थोड़ा मैंने रिमाइंड कराने की कोशिश की, तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। और फिर बारी आती है इंपीरियलिज्म की। इंपीरियलिज्म क्या होता है? ये शब्द बना है एम्पायर से, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। एम्पायर से, और जो एम्पायर पर रूल करता है उसको हम एम्परर बोलते हैं, ठीक है। और ये किंग से थोड़ा अलग होता है। किंग क्या होता है? किंग चुपचाप बैठा रहता है। चुपचाप बैठा रहता है मतलब उसका एक किंगडम होता है, वो एक प्रिंसिपैलिटी पर रूल कर रहा होता है और वहां के लोग उसको टैक्स देते हैं, जो भी है ट्रिब्यूट देते हैं, और उससे वो छोटी आर्मी रखता है, बड़ी आर्मी रखता है, लोगों के लिए पॉलिसी बनाता है। ये काम किंग करता है और ये एक हेरिडिटरी पोजीशन होती है, मतलब ये इलेक्ट नहीं होता है, सिलेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसके चूंकि पिता राजा थे तो वो ये भी राजा बनेगा, ठीक। लेकिन ये किंग कई बार क्या करता है, आसपास के और किंग्स को हराने लगता है, मतलब इनकी टेरिटरीज को एनेक्स करना शुरू कर देता है, ठीक। और उन टेरिटरीज को अपनी टेरिटरीज में मिलाने लगता है। तो अब ये जो किंग है ना, ये क्या बन जाता है? ये जो किंग रूल किस पर करता था? किंगडम पर, ठीक। तो ये जो किंगडम है ये अब क्या बनने लग रहा है? ये बनने लग रहा है एम्पायर, और ये जो किंग है ये बनने लग रहा है एम्पेरर, ठीक। बात समझ में आया? और इसी से शब्द निकला है क्या? इंपीरियलिज्म। और ये जो मेंटेलिटी है, ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो टेंडेंसी है अपने एम्पायर को बढ़ाने की, इसको हम बोलते हैं इंपीरियलिज्म। बात क्लियर है? ठीक। अब हम समझते हैं कि इंपीरियलिज्म किस तरीके से आया। हमने सारी बातें देख ली थी कि भाई इटली में वॉर लड़े गए तो उस वजह से इंपीरियलिज्म। अब वॉर क्यों लड़े गए? हमने देखा कि कई सारे ये जो नेशनलिज्म है, ये पिछली क्लास में ही हमने देख लिया था किस तरीके से लोगों के बीच में, लोगों के मन में पल रही नेशनलिज्म का फायदा उठा के इन एम्पेरर्स ने अपने एम्पायर को बढ़ाया, है ना। मतलब इन्होंने दूसरे की आग पर रोटी सेक ली, ठीक। यानी नेशनलिज्म एक्चुअली में जो आइडिया शुरुआत में हम देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आया, इन किंग्स के खिलाफ ही था, लेकिन इन किंग्स ने कितनी चालाकी के साथ कंजर्वेटिव्स ने अपने पक्ष में इसको यूज कर लिया, ठीक। कि भाई हम, क्योंकि वी की फीलिंग आ गई थी और लोगों को फिर जो नेपोलियन के रिफॉर्म्स के बाद उनको समझ में आ चुका था कि भाई ये सारी चीजें तो हमें ही फायदा कर सकती हैं, हमारे एम्पायर को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। तो उन्होंने वो रिफॉर्म किए, आर्मी को मजबूत किया, पुलिस को मजबूत किया, ब्यूरोक्रेसी को मजबूत किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। उसके बाद लोगों के मन में ऐसी फीलिंग आ ही रही थी कि भाई वी की फीलिंग आने लगी थी और अलग अलग सारी आइडेंटिटी के लोग बिखरे पड़े थे, तो इस वी की फीलिंग का फायदा उठाया, कहा कि जितने लोग बिखरे पड़े हैं सबको एक साथ लाएंगे, और इस तरीके से, है ना। तो इंपीरियलिज्म भी दो टाइप का होता है, ठीक है। इंपीरियलिज्म भी दो तरीके से आ सकता है, ठीक है। दो तरीके कौन कौन से हैं इंपीरियलिज्म लाने के, ये देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं, एक है मिलिट्री, ठीक, और दूसरा है इकोनॉमिक, ठीक। तो जो मिलिट्री तरीका है वो हमने देखा, जर्मनी ने किया, इटली ने किया, बाद में इंग्लैंड ने किस तरीके से बाकी के जो आइडेंटिटीज थी, चार ने कंट्रीज थी उनके पास में, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, उनको मिलाया। लेकिन इकोनॉमिक तरीका जो है ये क्या है? ये आजकल चाइना कर रहा है, ठीक है। चाइना क्या करता है? लोन देता है दूसरी कंट्रीज को, कहता है खूब ज्यादा सा लोन दे देता है बहुत ऊंचे इंटरेस्ट रेट पर। जब वो कंट्रीज उस लोन को चुका नहीं पाती हैं तो उनकी कुछ जमीन या जो लैंड का पार्ट चाइना को अच्छा लग रहा है उसको क्या कर देता है? लीज पर ले लेता है, 99 साल की, 200 साल की, कि ये अब मेरे पास रहेगा। तो ये एक तरीके की एक्सपेंशनिज्म ही तो है। और क्या इसके लिए कोई मिलिट्री वॉर लड़ा गया? नहीं लड़ा गया। इसको हम एक नया फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म भी बोलते हैं। एक न्यू फॉर्म ऑफ, जो चाइना कर रहा है इसको हम न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म भी बोलते हैं। न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म मतलब कुछ ओल्ड फॉर्म भी था, हाँ, ये इंग्लैंड करता था और ये भी इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म ही था, ठीक। जो पुराना कॉलोनियलिज्म था वो भी इंग्लैंड करता था और वो भी इकोनॉमिक ही था। क्या करते थे भाई?
मैंने पूरी बात बताई कि इंडिया पर आए व्यापारी बन के इन्होंने क्या किया। कॉलोनियलिज्म का बेसिक मतलब होता है कि एक जो रिच और पावरफुल कंट्री है वो छोटी और कम पावरफुल कंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट निकालने की कोशिश करती है। तो ये यहाँ ट्रेडर्स बन के आए, ठीक, अपना सामान यहाँ बेचते थे, यानी कि इनको यहाँ मार्केट मिली, ठीक, तो अपना सामान ये यहाँ बेच रहा है। इसके अलावा ये क्या करते थे, यहां से रॉ मटेरियल ले जाते थे सस्ते दामों में, सस्ता रॉ मटेरियल खरीदते थे। ये है इंडिया, ये है इंग्लैंड, ठीक, यहां से रॉ मटेरियल ले गए सस्ते दाम में, ठीक है, कहां, इंग्लैंड, ये है रॉ मटेरियल, ठीक है, और ये है फिनिश्ड गुड, ठीक, तो इसको सस्ते दाम में इंग्लैंड ले गए, इससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया और इसको महंगे दाम में वापस आके इंडिया ही बेच दिया। यानी सस्ते दाम में जब इन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा तो यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स थे वो नहीं कमा पाए, किसान नहीं कमा पाए, और जब महंगे दामों में आके फिनिश्ड गुड बेच दिया तो भी उनको ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ा। यानी पूरी तरीके से इंडिया का शोषण करना, एक्सप्लॉइटेशन करना। और जब ये बातें इंडिया के राजाओं को समझ में आई, इंडिया में जो किंग्स रूल करते थे उनको समझ में आई, तो उन्होंने कुछ पॉलिसी बनाई। तो इन इंग्लिश ने इन राजाओं को हराना शुरू कर दिया। हराना शुरू कर दिया मतलब तरह तरह से, कई बार वॉर लड़के, कई बार कानून बना के, है ना, कानून का सहारा लेकर के, यानी लॉ का सहारा लेके कुछ ऐसी ट्रीटी साइन करके इनके एम्पायर को अपने एम्पायर में मिलाना शुरू कर दिया, ताकि अब जो पॉलिसी बने, ये राजा कोई पॉलिसी ना बना पाए इन इंग्लिश लोगों के खिलाफ, और ये पॉलिसी अपने ही फेवर में बनाए। चूंकि ये इस तरीके से धीरे धीरे सरकार पे आ जाएंगे, कंट्रोल करके पॉलिटिकल कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे, और फिर ये सारी पॉलिसी अपने हिसाब से ही बनाएंगे, ठीक। वो हम इंग्लिश जब इंडिया में नेशनलिज्म पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो यानी हमको समझ में आया गया एक्सपेंशनिज्म दो टाइप का है, इंपीरियलिज्म दो टाइप का है, एक इकोनॉमिक है और एक जो मिलिट्री है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम फिर से शुरू करते हैं। हमने ऑटोमन एम्पायर वाली कहानी देख ली थी। हमने देखा था किस तरीके से ग्रीस ऑटोमन एम्पायर से आजाद हो चुका था, और ग्रीस के आजाद होने के बाद यहां एक वेव सी उठी, यानी कि जो बाल्कन रीजन था, जो कि ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में आता था, यहां एक वेव सी उठी ऑटोमन एम्पायर से आजादी पाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर एक वेव सी उठी, ये चाहते थे कि हम इनसे ऑटोमन से आजाद हो जाएं, ठीक। और ऑटोमन एम्पायर का जो फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कई सारी कंट्रीज धीरे धीरे आजाद हुई भी, इंडिपेंडेंस को मिली भी, ठीक है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे नेशनलिज्म के जो रोमांटिक आइडियाज थे जिनके बारे में हमने पहले भी बात करी, वो धीरे धीरे कहां पहुंच गए थे, बाल्कन नेशन में भी पहुंच गए थे। और इसी के साथ ही कई सारे बाल्कन नेशन हमने देखा कि पहले ग्रीस हुआ, फिर बाद में और बाल्कन नेशन धीरे धीरे इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ने लगे, और ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। और इस डिसइंटीग्रेशन के साथ ही ये जो बाल्कन रीजन था ये बहुत एक्सप्लोसिव हो गया। यहां तक हमने बातें देख ली थी। बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर जो युद्धों का दौर था वो शुरू हो गया, जो बाद में हम देखेंगे अंत में समाप्त होगा कहां, वर्ल्ड वॉर 1 पे जाके, ठीक। पूरा 19वीं सेंचुरी अगर हम देखें तो ऑटोमन एम्पायर जो था वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करता रहा। कैसे, मॉडर्नाइजेशन करके। ये मॉडर्नाइजेशन किस सेंस में था, हर सेंस में, इकोनॉमिक सेंस में, है ना, मिलिट्री सेंस में। तो इन्होंने इंटरनल रिफॉर्म्स की कोशिश करी, क्योंकि ये समझ गए थे कि भाई ग्रीस ने आजादी पा ही ली थी, बाकी भी नेशनलिस्ट फीलिंग शुरू हो गई थी। तो जैसा कि यूरोप में हुआ था कि जब उनके राजाओं को लगा कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट बहुत हाई है, तो उन्होंने रिफॉर्म करके दे दिए, उन्होंने कुछ कंसेशन करके दे दिए, ठीक है। कुछ इसी तरीके की बातें यहां भी थी। इनको भी लगा तो इन्होंने रिफॉर्म करना शुरू कर दिया कि भाई इस नेशनलिज्म की फीलिंग को हम दबा दे, तो इंटरनल रिफॉर्म शुरू किए, ठीक। लेकिन इनको बहुत कम सक्सेस मिली, है ना। धीरे धीरे क्या होने लगा, जो यूरोपियन नेशनलिस्ट थे इनके जो बाल्कन रीजन में, ठीक, वो धीरे धीरे इनसे छूटने लगे, और इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, ठीक है। जो बाल्कन पीपल थे उनका ये क्लेम था कि भाई हमारी जो हिस्ट्री रही है वो एक इंडिपेंडेंट हिस्ट्री रही है, और ये ऑटोमन्स आकर के हमको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअली में हमारे इस लैंड के नहीं है ना, ये लोग बाहरी लोग हैं। और इस आधार पर इन्होंने अपने पॉलिटिकल राइट्स को मांगना शुरू कर दिया, और अपनी नेशनैलिटी को अपने हिस्ट्री से जोड़ने लगे, अपने कॉमन कल्चर से जोड़ने लगे, ठीक। फिर बाद में हम धीरे धीरे देखेंगे कि भाई ये इनका कहना है कि हमको फॉरेन पावर्स ने बहुत सप्रेस किया, उसमें ऑटोमन तुर्क्स भी एक हैं। फिर कई सारे रिबिलियस एक्टिविटीज शुरू हुई बाल्कन प्रोविंस में, है ना, जिससे कि वो अपनी जो खोई हुई आजादी है उसको वापस पा सकें। खोई हुई आजादी मैंने बताया था तुमको यार कि 14वीं शताब्दी में ऑटोमन तुर्क्स यहाँ पर आ गए थे, है ना। 14th सेंचुरी में जो रोमन एम्पायर था, 14th सेंचुरी में 14th सेंचुरी के बाद बल्कि जो रोमन एम्पायर था, ठीक, मेरे ख्याल से 1453 की बात है, 54 की है ना, जो रोमन एम्पायर था उसको हरा दिया था किसने,
रोमन एम्पायर को डिफीट कर दिया था किसने? ऑटोमन्स ने, ठीक है। और इनके डिफीट करने के साथ ही रोमन्स यहां से चले गए थे। तो ये अपना जो कल्चर था वो इन्हीं से जोड़ते थे, एंशिएंट रोमन एम्पायर से ही जोड़ते थे, और वो कहते थे कि ऑटोमन्स बाहरी हैं, तो इस आधार पर हमको आजादी चाहिए इनसे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये कहते थे कि हम अपनी जो खोई हुई आजादी है वो इनसे हासिल करना चाहते हैं। बाद में हम देखेंगे कि जैसे धीरे धीरे जो अलग अलग स्लैविक नेशनैलिटीज थी वो अपनी आइडेंटिटीज के लिए, अपने इंडिपेंडेंस के लिए, स्लैविक नेशनैलिटी मतलब यही बाल्कन के जो लोग थे, ये अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करने लगे, और जो बाल्कन एरिया था ये बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया, ठीक। ये जो बाल्कन लोग थे ये अपने दूसरे कंट्रीज से भी बहुत जलते थे, बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या रखते थे, है ना। दे वर एक्सट्रीमली जेलस ऑफ देयर लाइक कंट्रीज। फॉर एग्जांपल जैसे बोस्निया हर्जगोविना है, ठीक है, आपका रोमानिया है, तो ये खुद तो आजादी चाहते ही थे, और आजादी ये ऑटोमन से चाहते थे। इसके साथ ये भी चाहते थे कि यार ऐसा ना हो कि रोमानिया अलग राज्य बन जाए, ठीक है, बात समझ रहे हो, रोमानिया एक अलग नेशन स्टेट बन जाए। तो बोस्निया चाहता था कि रोमानिया जैसा कुछ ना बने, और रोमानिया चाहता था बोस्निया जैसा कुछ ना बने। ये सब चाहते थे कि इस रीजन में एक ही कंट्री हो, या हमारा ही कंट्री बड़ा हो, हम जितने कंट्रीज को एक्सपेंड करना चाहें तो एक्सपेंड कर लें। यानी कि ये खुद की आजादी तो चाहते थे, लेकिन नॉट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। ये चाहते थे कि हमारी टेरिटरी सबसे बड़ी हो, और इसके एवज में भले दूसरे देश बने या ना बने। फॉर एग्जाम्पल इसको फिर से हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखो यहां पर हमने समझा कितने कंट्री, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया। अब ये तय कैसे होगा कि जो नई नेशन स्टेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, है ना। कहो ग्रीस कहते नहीं इस पूरे रीजन को एक ग्रीस ही बना दो, वो कहो अल्बानिया कहते नहीं 2 ही नेशनैलिटीज रहेंगी, एक अल्बानियन एक ग्रीक रहेगी, ठीक, और बाकी सबको बराबर बराबर बांट दो। तो यानी कि ये सारे बाल्कन कंट्रीज चाहते थे कि भाई कोई अलग इंडिपेंडेंट कंट्री ना बन जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि एक दूसरे की जो टेरिटरी है उसकी कॉस्ट पर ये खुद की टेरिटरी, खुद की आजादी चाहते थे, ठीक है। धीरे धीरे ये मैटर जो था ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते गया, और बाल्कन रीजन में बहुत ज्यादा जो पावर के लिए राइवलरी थी वो बढ़ती चली गई। इस पीरियड में जितने भी यूरोपियन पावर्स थे उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया। अच्छा, एक और चीज हो रही थी कि जो ट्रेड था, है ना, यूरोपियन ट्रेड धीरे धीरे बढ़ रहा था। जो यूरोपियन पावर थी वो ट्रेड की वजह से भी लड़ रही थी, ठीक है, ट्रेड, नेवल और मिलिट्री माइट की वजह से भी लड़ रही थी। कैसे ये समझते हैं, जैसे इंग्लिश और फ्रेंच की बहुत ज्यादा लड़ाई थी, इंग्लिश और फ्रेंच का बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। इंग्लिश और फ्रेंच, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों था? ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए था कि हम देखते हैं कि जैसे इंडिया का हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इंडिया इंग्लिश की कॉलोनी है, ठीक, इंडिया, ठीक है, इंग्लिश की कॉलोनी है। इंग्लिश यहां पर ट्रेड करने आते हैं, ठीक, और इंग्लिश ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ट्रेड करने इंडिया आई थी, और इन्होंने मोनोपोली के राइट्स लेकर के आई थी अपनी सरकार से। मतलब जो ब्रिटेन की महारानी थी उन्होंने मोनोपोली के राइट दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के अंदर। इसी तरीके से फ्रेंच मोनोपोली के राइट लेने का मतलब यह था कि इंडिया में इनको और कोई कंपटीशन ना दे सके, सिर्फ एक कंपनी है और वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जब ये इंडिया में आए तो इनको यहां पर फ्रेंच भी मिले, ठीक है, यहां पर इनको डच भी मिले, ठीक है, यहां पर इनको कह सकते हैं पोर्तुगीज भी मिले, और ये सब इंडिया के अंदर व्यापार कर रहे हैं, सब इंडिया के अंदर व्यापार कर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इंडियन गुड्स की डिमांड ज्यादा है, ठीक है, और इंडियन गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी तो फिर उनके प्राइस बढ़ेंगे, और उसमें से सबका ही नुकसान होगा, इंग्लिश का भी नुकसान। तो इंग्लिश ये सोच के आए थे कि वहां फ्री में ट्रेड करेंगे, कोई कंपीट करने वाला नहीं होगा, कोई कंपटीशन देने वाला नहीं होगा, और यहां तो 3-3, 4-4 लोग बैठे हैं। तो इस वजह से, इस ट्रेड की वजह से भी इनमें कॉन्फ्लिक्ट होते थे। यानी कि जो यूरोपियन पावर थी वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती रहती थी, ठीक है। मिलिट्री की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते थे, नेवी की वजह से, और उसके अलावा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स तो हम देख ही चुके हैं कि किस किस तरीके से यूनिफिकेशन हुआ। तो एक कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री थी, और उसी हिस्ट्री को सहारा मिल गया कब? अब मॉडर्न डे में ये वही समय था कि जब ट्रेड को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो ही रहे थे, और उसी समय ये बाल्कन प्रोविंस में भी इश्यू चलने लगा। तो हो सकता है कि फ्रांस किसी कंट्री का सपोर्ट कर दे, ब्रिटेन किसी कंट्री का सपोर्ट कर दे। तो हर कंट्री, जितनी भी ये कॉलोनियल पावर्स थी, ये अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट में अलग अलग कंट्रीज को सपोर्ट करती थी, और इस वजह से यहां पर एक बहुत बड़ी स्थिति पैदा हो रही थी, जो हम देखेंगे किस तरीके से आगे चल के वर्ल्ड वॉर को पैदा करेगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ट्रेड और कॉलोनीज को लेकर के, नेवल और मिलिट्री माइट को लेकर के भी इनमें लड़ाई होती थी। ये जो राइवलरी थी ये बाल्कन प्रॉब्लम के साथ धीरे धीरे सामने आ गई, है ना। जितनी भी पावर्स थी कॉलोनियल, जैसे जर्मनी हो जाए, रशिया हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, या ऑस्ट्रो हंगरी हो जाए, ठीक है, ये धीरे धीरे मतलब जो बाल्कन रीजन था उस पर हर पावर कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। क्यों भाई? रिसोर्सेस की वजह से।
क्योंकि ये सब तो कॉलोनियल मेंटेलिटी ही रखते हैं ना। तो जब इंडिया में ये कॉलोनी बनाने चाहते हैं तो ये भाई वहां भी कॉलोनी बनाना चाहेंगे। और बाल्कन्स को क्या लग रहा है, ये तो हमारे सपोर्ट में आएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये वहां कॉलोनी बनाना चाहते हैं, उस देश को भी एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं इकोनॉमिकली, है ना। वहां भी ट्रेड जो प्रिविलेजेस हैं वो लेना चाहते हैं। तो इस वजह से इन सारी पावर्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता था बाल्कन रीजन के कंट्रोल को लेकर के। ठीक, इसकी वजह से एक सीरीज ऑफ वॉर हमको देखने को मिलता है। 7 ईयर वॉर्स पहले लड़ा गया फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में, और आगे तमाम ऐसे युद्ध देखने को मिलते हैं। ठीक है, और फाइनली हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा 1914 में, जो इस यूरोपियन रीजन की किस्मत ही बदल के रख देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक, तो ये जो नेशनलिज्म था, ये धीरे धीरे हमने देखा कि किस तरीके से जब नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म के साथ अलाइन हो जाता है ना, तो यूरोप में किस प्रकार से डिजास्टर आया। ये डिजास्टर मतलब जो एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी थी उसके साथ नेशनलिज्म की टेंडेंसी की, नेशन स्टेट बना जरूर लेकिन वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन लेके आया, क्योंकि उसमें वी की फीलिंग बहुत हाई थी कि हम ही एक्सपेंड करें, हम ही सुपीरियर है, ये फीलिंग बहुत हाई थी। और जब ये फीलिंग नेशनल इंपीरियलिज्म की फीलिंग के साथ मिली तो ये डिजास्टर हुआ 1914 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। कई सारी कंट्री जो वर्ल्ड की थी उनको कोलोनाइज कर लिया था यूरोपियन पावर ने उस समय तक। ठीक, और ये धीरे धीरे 19th सेंचुरी आते आते ये जो कॉलोनीज थी, हमने देखा कि ये अब यानी 1914 में वर्ल्ड वॉर भी लड़ा जा रहा था, और वर्ल्ड वॉर लड़ने के साथ ये जो कंट्रीज थी ये इंटरनली अपनी अपनी कॉलोनी में भी लड़ाई कर रही थी। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रिटेन जब वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था, ठीक है, 1914 में, तो उसको अपनी कॉलोनीज, जिसमें हम एक बार बार इंडिया का ही एग्जांपल लेंगे, वैसे बहुत सारी इनकी कॉलोनीज थी पर उसमें हम इंडिया का एग्जांपल इसलिए लेंगे कि आप लोग अवेयर हैं। ठीक है, तो इंडिया में इंटरनली बहुत दिक्कतें होती थी। क्यों? क्योंकि ये जो इंडियंस थे ये भी तो अपनी आजादी के लिए ब्रिटेन से लड़ा करते थे, तो दोनों तरफ इनको मैनेज करना पड़ता था इन कॉलोनीज को। ठीक, तो ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर हुआ बाल्कन इश्यू की वजह से, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी होने लगे। यानी अब जो कॉलोनीज थी वो इन इंपीरियलिस्ट माइंडसेट के खिलाफ खड़े होना सीख चुकी थी। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कई सारे एंटी इंपीरियल मूवमेंट देखने को मिलेंगे, हर जगह पर डेवलप होना शुरू हुए। ठीक, जहां पर नेशनलिस्ट टेंडेंसी के रूप में, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो डेवलप एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। अब हम ये समझेंगे कि नेशनलिज्म जो है, ठीक है, ठीक, तो ये जो भाई साहब हैं बाकी की यूरोपियन पावर, इनके साथ नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म कंबाइन हो रहा है और ये कॉलोनी बना रहे हैं, और जिस कॉलोनी में ये जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, वहां भी तो लोगों के मन में वी की फीलिंग आएगी ना। वो लोग भी देख रहे हैं ना कि ये लोग तो खूब अच्छे से रह रहे हैं और हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो क्या ये नेशनलिज्म इंडिया में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। लेकिन इंडिया में जब नेशनलिज्म आएगा तो इंडिया की सिचुएशंस अलग है ब्रिटेन से, फ्रांस से, तो इंडिया का नेशनलिज्म अलग होगा। इसी तरीके से पूरी दुनिया की कॉलोनीज में जो नेशनलिज्म आएगा वो ठीक वैसा नहीं होगा जैसा यूरोप में रहा। ठीक है, तो नेशनलिज्म आएगा जरूर पर अलग अलग तरीके में, हाँ, लेकिन एक सेंस में ये नेशनलिज्म सेम रहेगा, और वो सेंस क्या है? इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल्ड टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। कि सब भाई क्या चाहेंगे कि ब्रिटेन से आजादी चाहेंगे, फ्रांस से आजादी चाहेंगे, और वो चाहेंगे कि सबकी कंट्री अब एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बन जाए। क्योंकि इंडिया भी कोई नेशन स्टेट तो था नहीं ब्रिटेन के आने से पहले, वो भी कई छोटे छोटे राजाओं महाराजाओं के रूप में बटा था, है ना। आगे बढ़ते हैं। और इस काम को करने के लिए सबके मन में कलेक्टिव यूनिटी आएगी, अपने कल्चर को लेकर के, है ना, अपने रिलीजन को लेकर के, इन सारी चीजों को लेकर के एक कलेक्टिव यूनिटी आएगी मासेस के मन में, और ये धीरे धीरे कन्फ्रंटेशन करने लगेंगे। कन्फ्रंटेशन का मतलब है कि विद्रोह करने लगेंगे, प्रोसेशन करने लगेंगे, प्रदर्शन करने लगेंगे सरकार के खिलाफ, इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट्स के खिलाफ, और यूरोपियन आइडियाज जो है नेशनलिज्म के, ठीक, वो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। लेकिन ये आइडिया कहीं भी रेप्लिकेट नहीं होंगे। मतलब फिर से मैं बता दे रहा हूं, फ्रेंच और यूरोप, ब्रिटेन में या इटली में जैसा नेशनलिज्म था, ये एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं होगा। अलग अलग जगहों की अलग अलग नीड्स के हिसाब से ये रेप्लिकेट होगा। बस ये एक सेंस में हर जगह बराबर रहेगा, जिसको नेशनलिज्म का एक यूनिवर्सल आइडिया माना जाएगा, और वो है फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। मतलब जहां नेशनलिज्म है उसका एक यूनिवर्सल और नेचुरल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, क्योंकि हर कंट्री चाहेगी कि वो एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनाए। ठीक, तो इसके साथ चैप्टर हमने देख लिया, खत्म हो गया। अब हम इसके बॉक्सेस डिस्कस कर लेंगे, जो बॉक्सेस हमारे छूट गए थे, देख लेते हैं। शुरू से देखते हैं। वैसे हमने टॉपिक एक्सप्लेन करते हुए मैं चला था, जो कीवर्ड्स आए थे बीच बीच में, जैसे कंजर्वेटिव था, है ना, इस तरीके के कीवर्ड्स को, या जो इसमें दिए भी नहीं वो भी मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता चला हूं, बट स्टिल काफी बॉक्सेस हैं
जिनको एक्सप्लेन कर देना ठीक रहेगा। तो अब देखिए यहां पर एक वर्ड है एब्सोल्यूटिस्ट, तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी देख लेते हैं। एक गवर्नमेंट है जो और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज, मतलब कोई भी तरीके की इनकी पावर पर कंट्रोल नहीं है। जैसे हमने देखा डिक्टेटर्स होते हैं या फिर मोनार्क्स होते हैं, है ना, पार्लियामेंट है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, तो इनकी पावर पर कंट्रोल कौन करेगा? राजा का जो मन आता है करता है। पार्लियामेंट का मतलब क्या कि राजा की शक्तियां लिमिटेड हो जाएंगी, पार्लियामेंट से पूछ कर हर चीज करेगा, है ना। तो नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज, ठीक। हिस्ट्री में हम इसको मोनार्कियल गवर्नमेंट के रूप में देख सकते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मिलिट्री थी वो सेंट्रलाइज थी, मतलब जो राजा कहता था वो करती थी, रिप्रेसिव थे, किसी को भी किसी भी तरीके की सजा दी जाती थी। इसके अलावा यूटोपिया क्या मतलब होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने देखा कि हमने चैप्टर के शुरुआत में भाई देखा था कि ये जो फोटो है ना, ये जो फोटो है, इस फोटो में सब नेशन स्टेट बन रहे हैं, धीरे धीरे कुछ बन चुके हैं, कुछ उसके बनने की तरफ अग्रसर है, और जीसस क्राइस्ट है वो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है, कि भाई तुम लोग सारे नेशन स्टेट बन जाओ और एक प्रॉपर फ्रेटर्निटी की डेवलप करके आपस में रहो, एक भाईचारा डेवलप करके आपस में रहो। तो इसको फ्रेडरिक सोरो का पेंटिंग थी, तो उनका यूटोपिया बोला गया, उनका यूटोपियन विजन बोला गया। यूटोपिया का मतलब क्या होता है? एक ऐसा, एक बहुत आदर्श होता है, एक बहुत आइडियल किस्म की थॉट होती है, जो इतनी आइडियल होती है, अच्छी बहुत होती है, पर वो इतनी अच्छी होती है कि लाइक दैट इज सो गुड टू बी ट्रू, है ना, कि वो प्रैक्टिकल नहीं होती है। तो ये प्रैक्टिकल बात नहीं थी उस समय, ठीक है, फिलहाल के लिए प्रैक्टिकल नहीं होती है। तो यूटोपिया का मतलब है अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, ठीक। इसके आगे देखते हैं। फिर अर्नस्ट रेनन का व्हाट इज नेशन देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या था ये देख लेते हैं। तो यहां पर एक लेक्चर डिलीवर किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन में 1882 में। यहां पर फ्रेंच फिलोसोफर थे जिनका नाम था अर्नस्ट रेनन, उन्होंने अपनी नेचर की अंडरस्टैंडिंग को हाईलाइट किया, और जो लेक्चर था वो बाद में पब्लिश भी किया गया बहुत फेमस एस्से के रूप में, जिसका नाम था क्वेस्ट से क्वीन नेशन, ठीक है, और इसका मतलब होता है व्हाट इज नेशन, ठीक। इस एस्से में इन्होंने एक बताया कि नेशन क्या है, तो इन्होंने बताया कि इट इज फॉर्म्ड बाय अ कॉमन लैंग्वेज, रेस, रीजन और टेरिटरी। आगे ये क्या कहते हैं कि नेशन क्या है? नेशन है कि एक जो बहुत लंबे समय से किसी टेरिटरी के अंदर, या जितनी भी बातें लिखी हैं, इन लोगों के सैक्रिफाइस, है ना, जो इन्होंने त्याग किया है अपनी रेस, रिलीजन, कम्युनिटी, लैंग्वेज को लेकर के, जो इनका डिवोशन है, इनकी भक्ति की भावना है, ठीक है, और इन्होंने इसके लिए जो भी प्रयास किए हैं, ये जब एक साथ धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं तो ये एक टेंडेंसी बनती है ना, और बहुत लंबे समय से ये करते आए हैं, तो इसकी एक टेंडेंसी बनती है। इनका जो हीरोइक पास्ट है ना, जो महान लोग हैं, जो इनकी ग्लोरी है ना, जो इनके समाज की जो ग्लोरी है, ठीक है, वो धीरे धीरे एक डेवलप होता रहता है एक नेशनलिस्ट के आइडिया से, क्योंकि इन सारी चीजों से सारे लोग सोसाइटी के रिलेट करते हैं, ठीक है, और उनके अंदर वी की फीलिंग आती है, ठीक। तो आगे ये कहते हैं टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, टू हैव अ कॉमन विल इन द प्रेजेंट, टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, ठीक। कॉमन ग्लोरी इन द पास्ट, यानी हम सब लोग प्राइड लेते हैं, फॉर एग्जांपल, कि भाई हमारे देश में पृथ्वीराज चौहान जैसा शासक हुआ, और उस पर हर व्यक्ति को गर्व होता है, ठीक है। तो वो जो पृथ्वीराज का ग्लोरिफिकेशन था, उसको हम सब लोग एंजॉय करते हैं, और उसके नाम पर हम सब एक हो जाते हैं। या जब जनगण मन बचता है तो सबके मन में एक वी की फीलिंग आती है कि वी आर इंडियंस, है ना। तो ये कॉमन फीलिंग कहां से आती है? हमारे हीरोइक पास्ट की वजह से, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी आजादी में कितने लोगों ने अपना जो है हीरोइक सेक्रीफाइसेस दिए, जो महान लोग हैं उनके नाम पर हमारे अंदर ये फीलिंग आती है, ठीक है। इसके अलावा सोशल कैपिटल है, वो नेशनल आइडिया तैयार करती है। सोशल कैपिटल का मतलब होता है कि जो लोग हैं, है ना, लोगों के आपस में सामाजिक रिश्ते, वो भी एक तरीके की पूंजी ही है, वो भी एक तरीके की वेल्थ है, तो उसको सोशल कैपिटल बोला गया है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि पास्ट में हमारी कॉमन ग्लोरीज होनी चाहिए, जो कि हमने बताया कैसे हैं, ठीक है। कॉमन विल होनी चाहिए प्रेजेंट पे। कॉमन विल क्या है? कि भाई हम सब मिलके देश को एक्सीलेंस की तरफ ले जाएंगे, है ना, हम सब अपनी अपनी फील्ड में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, जिससे हमारा देश एक कॉमन एक्सीलेंस की तरफ जाए और दुनिया में मिलिटरली या इकोनॉमिकली एक सुपर पावर बन के उभरे। तो ये क्या है? हमारे कॉमन विल है प्रेजेंट में, ठीक। और इसके लिए हम साथ में प्रयास करेंगे। देखेंगे कि महान प्रयास होते हैं कई बार, जैसे 2011 का एक करप्शन के अगेंस्ट कैंपेन था, तो वहां पर कई सारे लोगों ने कॉमनली जो था वो प्रयास किए, है ना। अन्ना हजारे और बहुत सारे लोग, या किसी भी रिवॉल्यूशन को हम देख सकते हैं, या निर्भया केस था तो उसको आजादी दिलाने के लिए पूरा देश एक साथ आया, तो इस तरीके की चीजें, ठीक। टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, और इसके बाद भी ये इच्छा खत्म ना हो,
साथ में आने के बाद भी एक शय खत्म ना हो और हम तैयार रहें कि आगे भी कब जरूरत पड़ेगी तो हम सब साथ में आएंगे। दीज आर द इसेंशियल कंडीशन ऑफ बीइंग अ पीपुल। द नेशन इज देयर फॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी, यानी कि ये नेशन, ये स्टेट आप और आपके पड़ोसियों तक सीमित नहीं है, ये बहुत लार्ज स्केल यूनियन की भावना है, कि एकता की भावना है, पूरे देश के लोगों के बीच में एक एकता की भावना है। ये इसका मतलब क्या है? लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी। इट इज एग्जिस्टेंस इज डेली प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट क्या होता है? दो शब्द है, एक होता है प्लेबिसाइट और एक होता है रेफरेंडम। ठीक है, ये चलो ठीक है, हम बहुत शॉर्ट में समझते हैं। देखो हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे? मतलब तुम जाकर के सीधे प्रधानमंत्री को नहीं चुन लेते हो, तुम जाके सीधे मुख्यमंत्री को नहीं चुनते हो, तुम सबकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। जब तुम एडल्ट हो जाओगे या तुम्हारे जो मम्मी पापा है वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को या पार्लियामेंट के मेंबर को, एमपी या एमएलए को चुनते हैं। ये सारे एमपी जो पूरे इंडिया भर से चुने जाते हैं, देश की संसद भवन में बैठते हैं और ये चुनते हैं हमारे प्रधानमंत्री को। इसी तरीके से जो एमएलए होते हैं, हम अपने अपने एरिया में एमएलए चुनते हैं और पूरे राज्य के ये सारे एमएलए कहां? लेजिस्लेटिव असेंबली में बनते हैं और बैठते हैं और ये चुनते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर को। ठीक, तो इसमें क्या है? हमने किसी को चुना, उसने किसी को चुना और अब ये सारे लोग बैठ के संसद में लॉज बनाते हैं। ठीक है, कानून बनाते हैं, जैसे वोटिंग की एज इतनी होनी चाहिए कि नहीं तो उस पर कानून बनेगा, है ना। जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है उसमें एज क्या होनी चाहिए, ये कानून बनेगा। तो ये सब हम नहीं बना रहे हैं। लेकिन प्लेबिसाइट और रेफरेंडम के केस में क्या होता है? जब कोई कानून बनाया जाता है तो भी वोटिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वोटिंग की एज को घटाना है या लड़कियों की मैरिज एज को बढ़ाना है, जिसको 18 से 21 करना है, तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और देश के सारे लोगों से बोला जाएगा आओ वोट करो। अगर इसके फेवर में वोट जाएंगे तो ये कानून बन जाएगा, फेवर में नहीं जाएंगे तो नहीं बनेगा। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कि डायरेक्टली हम तय कर रहे हैं कि क्या होगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं प्लेबिसाइट। ये बड़ी कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है, इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज में ये पॉसिबल नहीं, बहुत खर्चा होता है, इन्हीं इलेक्शंस में बहुत खर्चा होता है। स्विट्जरलैंड टाइप की छोटी कंट्रीज में चलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यही कह रहे हैं कि इसका एग्जिस्टेंस कैसे होता है, हो सकता है भाई नेशन स्टेट का, कि भाई डेली प्लेबिसाइट हो। बाद में ये खारिज भी हुआ है ना, ये उस समय की डेफिनेशन के हिसाब से इन्होंने बताया। ठीक है, अब इन्होंने आगे बताया अ प्रोविंस इज इट्स इनहेबिटेंट्स। प्रोविंस क्या है? प्रोविंस इसके रहने वाले लोगों से बनता है। ठीक, अगर किसी के पास राइट टू बी कंसल्टेड है, उसके पास एक डिस्कशन का अधिकार है, तो वो उसको इनहेबिटेंट माना जाएगा। ठीक, आगे ये कहते हैं कि नेशन के कभी कोई रियल इंटरेस्ट नहीं होते हैं, मतलब उसके रियल इंटरेस्ट किसी दूसरी कंट्री को अनेक्स करने में नहीं जाते। अ नेशन नेवर हैज एनी रियल इंटरेस्ट इन अनेक्सिंग और होल्डिंग ऑन टू अ कंट्री अगेंस्ट इट्स विल। ठीक, हम नेशन स्टेट हैं तो हम दूसरे के नेशन स्टेट होने का भी सम्मान करें, हम कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको एनेक्सेशन ना करें, एक्सपेंशन ना करें, यानी इंपीरियलिस्टिक मेंटालिटी का विरोध करता है। देयर एग्जिस्टेंस इज अ गारंटी ऑफ लिबर्टी व्हिच वुड बी लॉस्ट इफ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर। यानी कि उनका एग्जिस्टेंस चला जाए। अगर हम नेशन स्टेट क्यों है? इसीलिए तो है क्योंकि हम सबके नेशन स्टेट होने की या सबकी नेशनैलिटी की फीलिंग की सम्मान करें। अगर हम एक्सपेंशन करते चले जाएं तो पूरी दुनिया में एक ही किंग होगा, एक ही लॉ होगा, है ना। तो नेशन स्टेट का जो असल में एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लेबिसाइट का मीनिंग हमने देख ही लिया है। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं? ये कवर है एक जर्मन एल्मेनाक का, जिसको जर्नलिस्ट एंड्रियस रेबमैन ने डिजाइन किया था 1798 में। ये एक फोटो है जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो बास्टाइल की जेल को गिराया गया था, जो प्रिजन को गिराया गया था, उसके बारे में डिपिक्ट कर रहा है ना। द इमेज ऑफ फ्रेंच बास्टिल बीइंग स्टॉर्म्ड बाय द रिवॉल्यूशनरी क्राउड। जो क्राउड है वो इसको गिराने की कोशिश कर रही है और ये इसके बगल में ही एक ऐसी ही फोर्ट्रेस बनाई गई है मेंट टू रिप्रेजेंट द बेस्शन ऑफ डेस्पोटिक रूल इन जर्मन प्रोविंस एंड कैसल। इसी तरीके का एक फोर्ट दिखाया गया है, कुछ बास्टिल से ही मिलता जुलता, और उसी चीज का डिपिक्शन करने की इसमें कोशिश की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ स्लोगन भी लिखे हुए हैं। स्लोगन क्या है? द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। लोगों को अपनी आजादी छीन लेनी चाहिए। और दूसरा क्या है? फिर आगे क्या लिखते हैं कि रेबमैन लिव्ड इन द सिटी ऑफ मेंस एंड वाज द मेंबर ऑफ जर्मन जैकोबिन ग्रुप। तो ये जिन्होंने बनाया है चित्र, वो कौन है? वो जर्मन जैकोबिन ग्रुप के मेंबर है। जैसे फ्रांस में जैकोबिन क्लब थे, वैसे जर्मनी में भी थे, उसके ये मेंबर रहे हैं। और ये मेंस नाम का एक शहर था जर्मनी में, वहां रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में तो हमने जिक्र कर ही लिया था। ठीक है, इसके अलावा कुरियर ऑफ राइनलैंड लूजेस ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे होम फॉर लीप्जिग। ठीक है, ये कहानी क्या है? इसमें क्या कहा गया है? इसमें नेपोलियन को दिखाया गया है एक डाकिये के तौर पर। ठीक है, और अभी दिखाते हैं, ये चित्र कहीं यहां बना होगा। इस चित्र में नेपोलियन को एक डाकिये के तौर पर दिखाया गया है और दिखाया गया है कि जब नेपोलियन लौट रहा है तो उसके
जो बैग है उससे सारे जो पत्र हैं वो नीचे गिर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें नेपोलियन के बैग में जो पत्र हैं वो क्या है, वो नेपोलियन की जीती हुई टेरिटरीज हैं जो पीछे गिरी हुई पड़ी हैं। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र हुआ है। हाँ ठीक है, तो नेपोलियन हियर इज रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस आफ्टर ही लॉस्ट द बैटल ऑफ लीप्जिग इन 1813। 1813 में लीप्जिग की बैटल हारने के बाद जब ये वापस जाने लगा, ईज लेटर ड्रॉपिंग आउट ऑफ हिज बैग बियर्स द नेम्स ऑफ टेरिटरीज ही लॉस्ट। तो उसमें दिखाया जा रहा है कि उसके बैग से कई सारे लेटर गिर गए हैं, वो एक्चुअली में वो टेरिटरीज हैं जो नेपोलियन हार चुका है। सफरेज का मतलब मैंने बता ही दिया था, राइट टू वोट होता है। ठीक है, तो अगला ये है, इसमें इकोनॉमिक्स उसके बारे में, जुल्वेरीन के बारे में बात करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जाए और इकोनॉमिक स्ट्रेंथन से कैसे लोग साथ आते हैं। फ्रेडरिक लिस्ट जो कि इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन जर्मनी में, इन्होंने 1834 में लिखा, 1834 में। वो बातें मैंने आपको डिस्कस कर ही दी है कि किस तरीके से जुल्वेरीन जो था वो जर्मन्स को एक नेशन के तौर पर बाइंड कर रहा था आपस में, और उनके जो बाहर जर्मनी से बाहर इंटरेस्ट थे उसको कैसे बचा रहा था, है ना, स्ट्रॉन्ग करके, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करके, आर्मी स्ट्रॉन्ग करके। तो ये बातें हमने देख ली थी। इसके नेक्स्ट हमारा जो है वो ग्रिम ब्रदर्स की कहानी है ना। ये क्या करते थे, फोक टेल्स इकट्ठा कर करके इन्होंने नेशन बिल्डिंग की। कैसे, दो ब्रदर थे, जैकब और विलियम ग्रिम, ये दोनों जर्मन सिटी ऑफ हैनोऊ में बॉर्न हुए थे 1785 और 1786 में। ठीक, इन दोनों ने लॉ पढ़ा, इनका जो इंटरेस्ट था वो फोक टेल्स को कलेक्ट करना था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने लगभग 6 साल तक ट्रैवलिंग की गांव से गांव तक, और फेरी टेल्स लोगों से पूछ पूछ के जो अलग अलग प्रांतों में कहानियां चलती हैं उनको इकट्ठा किया। ठीक, फिर इसको आगे बढ़ाया गया, जनरेशन बाय जनरेशन जर्मनी के लोगों में जानी जाती रही। ठीक है, चिल्ड्रंस और एडल्ट्स दोनों में ये कहानियां पॉपुलर थी। कहानी को इकट्ठा करने का मतलब क्या था, मैंने बताया था कि कैसे फोक टेल्स और फोक सॉन्ग्स से ये क्या बनाते थे, एक तरीके से नेशनलिस्ट सेंटिमेंट पैदा करते थे। ठीक है, ये पूरी जर्मन में होती थी। इसके अलावा इन्होंने 30 वॉल्यूम की जर्मन डिक्शनरी भी पब्लिश करी। ठीक है, क्योंकि इनका मानना था कि जो फ्रेंच डोमिनेशन है जर्मन कल्चर के ऊपर, इसको फोक्स की मदद से ही एड्रेस किया जा सकता है, और इसलिए इन्होंने ये सारे काम किए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर फिर से कहानी है लिबर्टी और इक्वलिटी विमेन के लिए कैसे डिफाइन की जा सकती है। इसमें क्या है, इसमें भाई जो एक लिबरल पॉलिटिशियन थे, इनका नाम कार्ल वेकर था, वो एक इलेक्टेड मेंबर भी थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के। इन्होंने अपना व्यू एक्सप्रेस किया। इन्होंने कहा मेन और विमेन में इक्वलिटी इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि नेचर ने ही दोनों को अनइक्वल पैदा किया है। मेन पावरफुल है, उनके पास मसल पावर ज्यादा है, इसलिए उनको ये काम दिया गया कि वो बाहर जाएं, युद्ध लड़ें, अर्निंग करें, लिविंग वेज लेकर के आए, और औरतें कमजोर होती हैं, है ना, वो दब्बू होती हैं। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि वो घर पे रहें, वो बच्चों की देखभाल ज्यादा अच्छे से कर सकती हैं। तो इस वजह से दोनों में इक्वलिटी देने का वो प्रश्न ही नहीं उठता, ये इन्होंने कहा। बाद में एक लुइस ऑटो पीटर्स नाम के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आए। इन्होंने ये एक तरीके से फेमिनिस्ट थे, और फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन भी इन्होंने चलाया था। मतलब फेमिनिस्ट वो लोग जो औरतों और मर्दों की इक्वलिटी की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि भाई इन्होंने कहा कि मर्दों से पूछो कि कितने लोग लिबर्टी के लिए जान देने को तैयार होंगे, तो लगभग सारे मर्द बोलेंगे कि हाँ हम तैयार हैं। लेकिन लिबर्टी अनडिविजिबल है ना, यानी लिबर्टी सबके लिए सेम है। और आप क्या कर रहे हो, आप आधी पॉपुलेशन को लिबर्टी नहीं दे रहे हो, आप आधों की लिबर्टी के लिए ही लड़ रहे हो, और आधी पॉपुलेशन कौन है, औरतें हैं। आगे की बात, फिर एक एनोनिमस रीडर था, मतलब एक अनाम रीडर था एक न्यूज़पेपर का, उसने एक लेटर भेजा 1850 में। इसमें बोला गया कि भाई औरतों को तो आपने प्रॉपर्टी के राइट दे रखे हैं, लेकिन आपने औरतों को बाकी पॉलिटिकल राइट नहीं दे रहे हो, जबकि मर्दों को आप एक राइट दे रहे हो और दूसरे राइट दे रहे हो, तो यहां पर आप दोनों को बराबर क्यों नहीं ट्रीट कर रहे हो, है ना। तो इस तरीके की बातें। ठीक, आगे आते हैं। एक और आता है, ये गैरिबाल्डी की कहानी है कि भाई 1807 से लेकर के 1882 तक रहे। ये सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड इटालियन फ्रीडम फाइटर्स में से एक रहे। ये कहां से आते थे, कोस्टल ट्रेड वाली एक फैमिली से आते थे, जो कि कोस्टल ट्रेडिंग में एंगेज थी। ये एक सेलर थे मर्चेंट नेवी में। 1833 में ये मैजीनी के साथ मिले, और इसके साथ मैजीनी ने शुरू किया था यंग इटली मूवमेंट, उसके साथ ये जुड़ गए। फिर उन्होंने पीडमोंट में 1834 में एक जो रीजनल अपराइजिंग थी उसको लीड किया। ठीक है, फिर इस अपराइजिंग को सप्रेस कर दिया गया और इनको भाग करके साउथ अमेरिका जाना पड़ा, जहां ये एग्जाइल में रहे 1848 तक। फिर 1854 में इन्होंने विक्टर एम्मानुएल II को सपोर्ट किया, क्योंकि विक्टर एम्मानुएल II किस तरीके से इटालियन कंट्रीज को यूनिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, वो पूरी कहानी हमने देखी। 1860 में इन्होंने एक फेमस एक्सपेडिशन लीड किया ऑफ द 1000 टू साउथ इटली।
फ्रेश वॉलंटियर्स केप्ट ज्वाइनिंग थ्रू द कोर्स ऑफ द कैंपेन, ठीक है। और इस कैंपेन की मदद से कई सारे और वॉलंटियर्स इनके ग्रुप को ज्वाइन करते रहे और एक समय ये नंबर 30,000 तक पहुंच गया और इन लोगों को रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता था। 1867 में इन्होंने लीड किया किसको, आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स टू रोम को। इन्होंने जो आखिरी ऑब्स्टिकल था रोम, इटली की यूनिफिकेशन के लिए, जहां पर पोप रूल करते थे, मैंने दिखाया था मैप में आपको, बीच में है, ठीक है, उसको जीता गैरिबाल्डी ने, ठीक। और रेड शर्ट को माना गया कि इनका कोई मैच नहीं है ना। अगर ये फ्रेंच के साथ मिलकर के जो पोप जहां पर रहते थे उसको पेपल स्टेट्स बोलते थे, ठीक है। तो ये पेपल स्टेट और फ्रेंच की कंबाइंड फोर्सेस भी रेड शर्ट्स के आगे बहुत बुरी तरीके से पराजित हुई, ठीक। ओनली इन 1870 व्हेन ड्यूरिंग द वॉर विद प्रशिया फ्रांस विथड्रू इट्स ट्रूप्स। 1870 में जब वॉर हुआ प्रशिया के साथ तो फ्रांस ने रोम से अपनी फौजों को वापस बुला लिया और जो पेपल स्टेट थे उन्होंने भी फ्रांस को ज्वाइन कर लिया। तो ठीक है, यहां से हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब अगली बार हम जो नया चैप्टर देखेंगे वो देखेंगे राइस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, चैप्टर 2। तो तब तक के लिए नमस्कार।